हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक टॉपिक है। टॉपिक का नाम है हमारा चट्टाने। चट्टाने मतलब रॉक्स। तो ये हमारे कई परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में हम ठीक से जानने की कोशिश करेंगे। बात करें चट्टानों की, तो चट्टानों का निर्माण खनिजों से होता है। कहाँ से होता है? चट्टानों का निर्माण खनिजों से होता है, और खनिजों का निर्माण तत्वों से होता है। ये आपको पता ही होगा, चट्टानों का निर्माण तो खनिजों से होता है, और खनिजों का निर्माण किससे होता है? तत्वों से होता है। बात करें क्रस्ट पर, क्रस्ट मतलब जो हमारी पृथ्वी की ऊपरी परत होती है उसे क्रस्ट कहते हैं। तो क्रस्ट पर 8 प्रमुख तत्व पाए जाते हैं। कितने? 8 प्रमुख तत्व पाए जाते हैं। वो कौन कौन से? ऑक्सीजन, सिलिका, एल्युमिनियम। कौन कौन से? ऑक्सीजन, सिलिका, एल्युमिनियम, फेरस, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। 8 प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं जो पाए जाते हैं? ऑक्सीजन O, सिलिका Si, इनके प्रतीक चिन्ह होते हैं। फेरस Fe, कैल्शियम Ca, सोडियम Na, पोटेशियम K, मैग्नीशियम Mg। तो 8 प्रमुख तत्व होते हैं जो पाए जाते हैं पृथ्वी पर। वो है। अब बात करें, ये तो हमारी क्रस्ट है। क्रस्ट का मतलब पृथ्वी की ऊपरी सतह। ऊपरी सतह पर ये 8 तत्व पाए जाते हैं। अब ओवरऑल पृथ्वी की बात करें तो ओवरऑल पृथ्वी में भी 8 प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं जो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। अब क्रस्ट की बात नहीं करने, ओवर, अंदर, बाहर सब जगह मिला के। तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, सबसे ज़्यादा क्या? पहले ऑक्सीजन, फिर सिलिका Si, एल्युमिनियम Al, फेरस। ये इसी क्रम में नहीं है, ध्यान रखना। ये तो ये केवल 8 है टॉप के। सल्फर S, निकल Ni, मैग्नीशियम Mg। ये हमारी पूरी पृथ्वी पे जो सबसे ज़्यादा तत्व कौन कौन से जो पाए जाते हैं वो है ऑक्सीजन, सिलिका, एल्युमिनियम, फेरस, कैल्शियम, सल्फर, निकल, मैग्नीशियम। तो इनको आप याद रखेंगे। ये हमारी पूरी पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्व। बात करें 6 प्रमुख खनिज चट्टानों की, तो बात करें तो 6 प्रमुख खनिज चट्टानों के निर्माण में योगदान देते हैं। कौन कौन से हैं? तो ये कौन कौन से 6 प्रमुख खनिज चट्टानें हैं जिनके अंदर ये योगदान दे रहे? बात करें फेल्सपार, क्वार्ट्ज, पायरोक्सिन, क्या? पायरोक्सिन, अभ्रक, ओलिविन और एम्फीबॉल। क्या? एम्फीबॉल। ये 6 चट्टानें, इनके निर्माण में ये 8 तत्व काम में आते हैं। बात करें निर्माण के आधार पर, चट्टानें 3 प्रकार की होती है। ये आपने बचपन से पढ़ते आए होंगे कि चट्टानें कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। तो निर्माण के आधार पर चट्टानें 3 प्रकार की होती है। एक होते हैं हमारी आग्नेय चट्टानें, एक होता है हमारी अवसादी चट्टानें, एक होता है हमारी कायांतरित या रूपांतरित चट्टानें। जो आग्नेय चट्टानें होते हैं इसे इग्नियस रॉक कहते हैं, अवसादी चट्टानों को सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं, और कायांतरित या रूपांतरित चट्टानों को मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। क्या? आग्नेय चट्टानों को तो इग्नियस रॉक, अवसादी चट्टानों को सेडिमेंट्री रॉक, और कायांतरित चट्टानें होती है उन्हें क्या कहते हैं? रूपांतरित या मेटामॉर्फिक रॉक भी कहते हैं। एक एक करके इनके बारे में बातचीत करना शुरू करते हैं। सबसे पहले आती है हमारी आग्नेय चट्टानें, जिसे इग्नियस रॉक कहते हैं। आग्नेय चट्टानें मतलब इग्नियस रॉक। इन चट्टानों का नाम क्या? लैटिन भाषा का एक शब्द इग्नियस इनके आधार पर रखा गया है। लैटिन भाषा का शब्द कौन सा? इग्नियस। इग्नियस के आधार पर रखा गया है, जिसका अर्थ होता है आग। इग्नियस का अर्थ क्या होता है? आग। उसके आधार पर इन चट्टानों का नाम रखा गया है। इन चट्टानों का निर्माण गर्म मैग्मा और लावा के जमने से होता है। इन चट्टानों का निर्माण क्या होता है? गर्म मैग्मा तथा लावा के जमने से होता है। इन्हें प्राथमिक चट्टानें भी कहते हैं। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? प्राथमिक चट्टानें कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनका निर्माण जो गर्म मैग्मा होता है, जो ज्वालामुखी उद्गार होते हैं, ज्वालामुखी उद्गार से जो लावा बाहर निकलता है, उन लावा के जमा होने से या इकट्ठा होने से या ठंडा होने से क्या है? प्राथमिक चट्टानें बनती है। वही हमारी आग्नेय चट्टानें होती है। अब आग्नेय चट्टानों की कुछ खासियत होती है, विशेषताएं होती है। तो इनकी बात करें, कौन कौन सी विशेषताएं होंगी इनकी? इन चट्टानों में क्या? रवे पाए जाते हैं, क्रिस्टल्स पाए जाते हैं। आप ये याद रखेंगे कि क्या होता है? इन चट्टानों में रवे क्रिस्टल्स पाए जाते हैं। ये चट्टानें सामान्यतः कठोर होती है। क्या? ये चट्टानें क्या होती है? सामान्यतः कठोर होती है। इतनी ज़्यादा कठोर होती है कि आसानी से अपरदित नहीं होती है। ये क्या होती है? आसानी से अपरदित नहीं होती, इतनी ज़्यादा कठोर होती है। इन चट्टानों में धात्विक खनिज पाए जाते हैं। क्या होते हैं? इन चट्टानों में धात्विक खनिज पाए जाते हैं। इन चट्टानों में रंध्र मतलब पोरस, परतें मतलब लेयर्स, और जीवाश्म मतलब फॉसिल्स, ये चीज़ें नहीं पाई जाती। आप सोच सकते हैं क्यों नहीं पाई जाएगी? पहली बात, पोरस या रंध्र क्यों नहीं पाए जाएंगे? क्योंकि चट्टानें क्या भारी होती है, दबाव के कारण या दाब के कारण क्या इनमें रंध्र नहीं होते हैं। बात करें लेयर्स, ये क्या है? एक रूप लावा होता है, एक रूप लावा होता है, इस वजह से इसमें परतें नहीं पाई जाती। तीसरी चीज़ जीवाश्म, तो इसमें जीवन तो होता ही नहीं है, क्योंकि ज़मीन से निकलने वाला लावा होता है वही जमता है। तो जीवन हमारी ज़मीन के अंदर तो है नहीं, तो इसमें फॉसिल्स नहीं पाए जाते।
बात करें आग्नेय चट्टानों की, तो आग्नेय चट्टानें कितने प्रकार की होती है? तो आग्नेय चट्टानों के प्रकार देखिए। आग्नेय चट्टानों के प्रकार की बात करें तो इसमें दो तरह से हम इसको बांटेंगे। कितनी तरह से? आग्नेय चट्टानों के प्रकार दो तरह से बांटेंगे। एक तो निर्माण की स्थिति के आधार पे और दूसरा रासायनिक संरचना के आधार पे। इस निर्माण की स्थिति की बात करें तो हमारे अंतर्वेदी और बहिर्वेदी, हम देख सकते हैं लावा कैसे भी हो सकता है। लावा जमीन के अंदर भी रह सकता है, तो मैग्मा अंदर भी जम जाता था, तो वो अंतर्वेदी में। बहिर्वेदी मतलब लावा जब वो मैग्मा जब बाहर निकलता है तो लावा नहीं बन जाता है। लावे से कौन कौन सी संरचनाएं बनेंगी, तो वो चट्टानें हमारी बहिर्वेदी। अंतर्वेदी भी दो तरह की, एक तो पातालीय और एक अधिवितलीय। पातालीय मतलब बहुत ज़्यादा गहराई में, अधिवितल मतलब गहराई तो है लेकिन ज़्यादा गहराई नहीं है। तो रासायनिक संरचना के आधार पर देखें तो रासायनिक संरचना के आधार पर दो तरह की, अम्लीय और क्षारीय। अम्लीय जो चट्टानें होती है, आग्नेय चट्टानें, उसमें सिलिका की मात्रा ज़्यादा होती है, जबकि क्षारीय होती है उसमें सिलिका की मात्रा कम होती है। आप ये याद रखें। अब देखते हैं इनके बारे में एक एक करके। निर्माण की स्थिति के आधार पर देखें चट्टानें, तो पहले आते हैं अंतर्वेदी चट्टानें, फिर देखेंगे हम बहिर्वेदी चट्टानों के बारे में। अंतर्वेदी चट्टानों की बात करें तो इन चट्टानों का निर्माण पृथ्वी के जो आंतरिक भाग में मैग्मा के द्वारा होता है। कहाँ होता है? पृथ्वी के आंतरिक भाग में होता है, अंदर ही अंदर होता है। तो मैग्मा ठंडा हो जाता है, उससे हमारे अंतर्वेदी चट्टानों का निर्माण होगा। आंतरिक भाग में मैग्मा का धीरे धीरे ठंडा होता है। आंतरिक भाग में क्या है? मैग्मा धीरे धीरे ठंडा होता है, अतः अंतर्वेदी चट्टानों में बड़े बड़े रवों का निर्माण होता है। और ये चट्टानें भी दो तरह की होती है। रवाई का तो समझते हैं क्यों? क्योंकि धीरे धीरे चट्टानों का निर्माण होगा तो इसमें रवे बन जाते हैं। जो हमारे मेटल्स होते हैं वो एक जगह इकट्ठे होने लगते हैं, जिससे क्या होता है? बड़े बड़े रवों का निर्माण होता है। और ये चट्टानें भी क्या होती है? दो प्रकार की होती है। एक तो हमारे पातालीय या प्लेटोनिक, एक होता हमारे अधिवितलीय या हाइपोबेसल। पातालीय की बात करते हैं, इन चट्टानों का निर्माण अत्यधिक गहराई में होता है। कहाँ होता है? अत्यधिक गहराई में होता है। और ऐसी चट्टानें कौन कौन सी? जैसे हमारे ग्रेनाइट, पेरिडोटाइट, गैब्रो। ठीक है, गैब्रो, पेरिडोटाइट, ग्रेनाइट, इस तरह की चट्टानें होती है पातालीय चट्टानें, जो अत्यधिक गहराई में होती है। फिर आता है अधिवितलीय चट्टानें। तो इन चट्टानों का निर्माण ऊपर उठते हुए मैग्मा द्वारा कम गहराई में बनता है, अर्थात गहराई तो होती है लेकिन ज़्यादा गहराई नहीं होती। जैसे हमारा डोलेराइट होता है, तो डोलेराइट नाम की चट्टानें हमारी होती तो आग्नेय चट्टानें, लेकिन ज़्यादा गहराई में नहीं पाई जाती। अधिवितलीय चट्टानें होती है, हाइपोबेसल चट्टानें। तो बहिर्वेदी चट्टानों की बात करें, जब मैग्मा बाहर निकल जाता है, लावा बन जाता है, तो उनसे चट्टानों का निर्माण होगा बहिर्वेदी चट्टान। इन चट्टानों का निर्माण पृथ्वी की सतह पर लावा के द्वारा होता है। लावा जब बाहर निकलता है तो इनसे इन चट्टानों का निर्माण होता है। लावा तीव्र गति से ठंडा होता है, अतः इन चट्टानों को पूर्ण रूप से रवों का निर्माण हो ही नहीं पाता। रवे बनते भी हैं तो बहुत छोटे छोटे रवे बनते हैं। क्यों? क्योंकि इसका हवा लगती है तुरंत ठंडे होते हैं। इन चट्टानों का निर्माण ज्वालामुखी क्रियाओं के द्वारा होता है, अतः इन्हें ज्वालामुखी चट्टानें भी कहते हैं। जैसे हमारे बेसाल्ट, एंडेसाइट, रायलॉइट। बेसाल्ट, एंडेसाइट या रायलॉइट हमारी चट्टानें, तो इनकी वजह से होता है। तो बेसाल्ट चट्टानें तो वो हो गई जो हमारे क्षारीय चट्टानें, एंडेसाइट बीज की होती है, रायलॉइट हमारे अम्लीय चट्टानें होती है। अब आता है रासायनिक संरचना के आधार पर चट्टानों के प्रकार। देखिए रासायनिक संरचना के आधार पर चट्टानों के प्रकार, तो दो तरह की चट्टानें, एक तो अम्लीय चट्टानें और एक क्षारीय चट्टानें। अम्लीय क्षारीय की बात करें तो अम्लीय में सिलिका की मात्रा ज़्यादा होती है, मतलब 65 से 85% तक सिलिका की मात्रा पाई जाती है। क्षारीय की बात करें तो इन चट्टानों में सिलिका की मात्रा कम होती है। क्या होता है? इन चट्टानों में सिलिका की मात्रा कम होती है, लगभग 45 से 55% तक। कितनी? 45 से 55% तक हमारे सिलिका की मात्रा होती है, मतलब सिलिका की मात्रा कम होती है। अम्लीय की बात करें तो इन चट्टानों में फेल्सपार, क्वार्ट्स, इसकी मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। इन चट्टानों में क्या? फेल्सपार और क्वार्ट्स, इसकी मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, अतः इन्हें क्या? फेल्सिक चट्टानें भी कहते हैं। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? फेल्सिक चट्टानें कहते हैं। क्षारीय की बात करें तो इन चट्टानों में मैग्नीशियम और फेरस की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। अम्लीय में फेल्सपार, क्वार्ट्स की मात्रा ज़्यादा, जबकि क्षारीय में हमारे मैग्नीशियम और फेरस की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। इसलिए इसे मैफिक चट्टानें भी, क्या मैफिक, मैफिक मैग्नीशियम, पैसे, फेरस, मैफिक। और फेल्सिक की बात करें तो फेल्सपार और क्वार्ट्स, तो ये हमारे दोनों नाम मिश्रण करके इसका निर्माण हुआ है। अम्लीय की बात करें इन चट्टानों का वनज नहीं है तो वजन होता है। इन चट्टानों का वजन और घनत्व कम होता है, इनका रंग भी कैसा होता है? हल्का होता है। इन चट्टानों का रंग गहरा, वजन भारी और घनत्व अधिक होता है। क्या क्या होता है? इन चट्टानों का रंग गहरा होता है, वजन भारी होता है और घनत्व भी ज़्यादा होता है। ये भी आप याद रखेंगे। ये चट्टानें कठोर होती है। जो हमारे अम्लीय चट्टानों की बात करें तो ये चट्टानें कठोर होती है और आसानी से अपरदित नहीं होती है, जबकि क्षारीय चट्टानों की बात करें तो ये चट्टानें आसानी से अपरदित हो जाती है।
तो क्षारीय चट्टानी इससे अपवर्तित हो जाती है। अम्लीय चट्टानों की उदाहरण की बात करते हैं ग्रेनाइट, रायोलाइट इसके उदाहरण है। ग्रेनाइट या रायोलाइट इसके उदाहरण है। जबकि क्षारीय चट्टानों की बात करें तो बेसाल्ट और गेब्रो, बेसाल्ट और गेब्रो इसके उदाहरण है क्षारीय चट्टानों के, तो उसके उदाहरण है। फिर बात करें आग्नेय चट्टानों की, तो आग्नेय चट्टानों के उपयोग क्या है। आग्नेय चट्टानों के उपयोग की बात करें तो ग्रेनाइट चट्टानों का उपयोग भवन निर्माण सामग्री, सजावट की सामग्री इन सब में किया जाता है। ग्रेनाइट चट्टानें होती हैं, इनका उपयोग भवन निर्माण सामग्री और सजावट की निर्माण सामग्री में किया जाता है। बेसाल्ट चट्टानों से काली मृदा का निर्माण होता है। क्या होता है, बेसाल्ट चट्टानों से काली मृदा का निर्माण होता है, जो कपास की खेती के लिए उपयोग देती है। जो क्या करती है, कपास की खेती में बढ़िया काम करती है हमारी काली मृदा। तो बेसाल्ट चट्टानों से काली मृदा का निर्माण होता है, जो कपास की खेती के लिए उपयोगी होती है। बसाल्ट का उपयोग सड़क निर्माण में किया जाता है। क्या बसाल्ट का उपयोग किस में किया जाता है, सड़क निर्माण में किया जाता है। जो झामक या झावा होते हैं प्यूमिक, ये क्या करते हैं, सौंदर्य प्रसाधनों में उपयोग में लिया जाता है। जो झामक या झावा होते हैं प्यूमिक होते हैं, तो ये किस में काम आते हैं, सौंदर्य प्रसाधनों में काम आते हैं। हम ये देख रहे हैं आग्नेय चट्टानों का उपयोग क्या क्या है वो चीज। फिर बात करें इन चट्टानों में खनिज अधिक पाए जाते हैं। क्या, इन चट्टानों में खनिज बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। इन चट्टानों में बहुमूल्य पत्थर भी पाए जाते हैं, जैसे जिनका उपयोग आभूषणों में किया जाता है। इन चट्टानों में क्या, तो बहुमूल्य पत्थर भी पाए जाते हैं, जिनका उपयोग हम किस में करते हैं, आभूषणों के निर्माण में करते हैं। किस में करते हैं, आभूषणों के निर्माण में इनका उपयोग करते हैं। फिर आती है हमारी अवसादी चट्टानें। हमने आग्नेय चट्टानें देखी, अब देखेंगे अवसादी चट्टानें। तो अवसादी चट्टानों की बात करें तो इन चट्टानों का नाम लैटिन भाषा का शब्द है सेडिमेंटम। क्या, सेडिमेंटम शब्द है लैटिन भाषा का, उस शब्द से हुआ है जिसका अर्थ क्या होता है, व्यवस्थित होना। तो इस शब्द का अर्थ क्या होता है, व्यवस्थित होना, सेडिमेंटम, तो वहां से इसका निर्माण हुआ है। बात करें आगे तो अनाच्छादित जो हमारे अवसादी चट्टानें, उनका निर्माण कैसे होगा, कि जैसे हमारी ये ऊंची संरचना है, क्या ये ऊंची संरचना है ये वाली, यहाँ से क्या अपक्षय होता है, ये ब्लू कलर का अपक्षय हो रहा है। ब्लू कलर का अपक्षय नहीं है, डॉट डॉट है, ये खंड अपक्षय हो रहा है। ये जल के साथ बहते और बह के कहीं न कहीं एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, और एक जगह इकट्ठे होकर संघनन होते हैं या निक्षेपित होते होते एक संरचना बना लेंगे और एक चट्टान जैसी संरचना बन जाएगी, जिसे अवसादी चट्टानें कहेंगे। तो टेक्स्ट में देख लें इसी चीज को। अवसादी चट्टानों का निर्माण क्या, शिलीभवन। अवसादी चट्टानों का निर्माण क्या, शिलीभवन में तो लिथिफिकेशन क्रिया के द्वारा होता है। कौन सी, शिलीभवन, ये लिथिफिकेशन क्रिया के द्वारा होता है। इस क्रिया के अंतर्गत क्या, पहले से जो स्थिर चट्टानें होते हैं उनका अपक्षय होता है। जो चट्टान पहले से स्थित है तो उन चट्टानों का अपक्षय होता है, जिससे बने खंड क्या, अपर्दनकारी गतिविधियों के द्वारा, जिससे बने खंड क्या, अपर्दनकारी क्रिया के द्वारा, गतिविधियों के द्वारा किसी अन्य स्थान पर जाके निक्षेपित हो जाते हैं। क्या होता है, अपर्दनकारी गतिविधियों के द्वारा क्या होता है, किसी अन्य स्थान पर जाकर निक्षेपित हो जाते हैं तथा सघन होकर चट्टान का निर्माण करते हैं। सघन होकर क्या करते हैं, चट्टान का निर्माण कर लेंगे। तो ये सबसे अच्छी बात है जो हमारी चट्टानें, अवसादी चट्टानें उनकी। फिर बात करें अवसादी चट्टानों की विशेषताएं क्या क्या होती है, जो हमारी थोड़ी सी चेंज हो जाती है अवसादी चट्टानों की विशेषताएं, तो आपको याद होनी चाहिए अवसादी चट्टानों की विशेषताएं क्या क्या होती है। पहली विशेषता होती है इन चट्टानों, ये चट्टानें क्या 75% क्रस्ट या भूप्रपट्टी में पाई जाती है। दुनिया में जितनी भी चट्टानें भूप्रपट्टी पर, उन चट्टानों में 75% क्रस्ट या भूप्रपट्टी में कौन सी चट्टानें पाई जाती है, अवसादी चट्टानें पाई जाती है। परंतु क्रस्ट के निर्माण में केवल 5% का योगदान देती है। क्या, क्रस्ट के निर्माण में 5% का योगदान देती है, जबकि क्रस्ट या भूप्रपट्टी में कितने 75% यही चट्टानें पाई जाती है। फिर बात करें इन चट्टानों में रंध्र और परतें पाई जाती है। क्या, इन चट्टानों में क्या, रंध्र और परतें दोनों ही चीजें पाई जाती है, ये भी आप याद रखेंगे। इन चट्टानों में क्या, जीवाश्म पाए जाते हैं। तो हमने आग्नेय चट्टानें देखी थी, इनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते थे, इन चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं, अतः इन चट्टानों में जीवाश्म ईंधन पाए जाते हैं। क्या, इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, तो जीवाश्म के साथ साथ जीवाश्म ईंधन भी पाया जाएगा। इन चट्टानों में रवे नहीं पाए जाते। क्या होता है, इन चट्टानों में रवे नहीं पाए जाते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। इन चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं, जीवाश्म ईंधन भी पाए जाते हैं, लेकिन इन चट्टानों में क्या, रवे नहीं पाए जाते। अब अवसादी चट्टानों के प्रकार की बात करें तो अवसादी चट्टानें कितने प्रकार की होती है। अवसादी चट्टानों के प्रकार की बात करें तो दो तरह से देखते हैं, निर्माण की पद्धति और निर्माण के साधन के आधार पर। निर्माण की पद्धति के आधार पर देखें तो ये चट्टानें 3 प्रकार की होती है, यांत्रिक रूप से निर्मित, जैविक रूप से निर्मित और रासायनिक रूप से निर्मित। क्या, निर्माण की पद्धति के आधार पर देखें तो रासायनिक रूप से निर्मित, जैविक रूप से निर्मित और यांत्रिक रूप से निर्मित इन चट्टानों को
3 भागों में बांटा है निर्माण की पद्धति के आधार पे। निर्माण के साधन के आधार पर देखें तो जल द्वारा निर्मित, वायु द्वारा निर्मित और हिमनदों द्वारा निर्मित। क्या जल द्वारा निर्मित, वायु द्वारा निर्मित और हिमनदों द्वारा निर्मित चट्टानें कहेंगे इसे। तो निर्माण के आधार पे और निर्माण की पद्धति के आधार पे 2 भागों में बांटा है। अब हम देखेंगे निर्माण की पद्धति के आधार पे जो भागों में बांटा है इसके बारे में। पहला आता निर्माण की पद्धति के आधार पे। ये क्यों इसके निर्देशित होते हैं। पहला आता हमारा निर्माण की पद्धति के आधार पे। क्या निर्माण की पद्धति के आधार पे देखें तो यांत्रिक रूप से निर्मित जो खंड चट्टानें होती हैं, क्लास्टिक रॉक होती हैं, उनके बारे में आता है। यांत्रिक रूप से निर्मित ये खंड चट्टानें, तो इस प्रकार की अवसादी चट्टानें खंडों के द्वारा अपरदित होकर किसी अन्य स्थान पर जाकर जमकर क्या होते हैं, संघनित होने से बनती है। इस प्रकार की अवसादी चट्टानें क्या होती हैं, तो अवसादी चट्टानें के खंडों के अपरदित होने से किसी अन्य स्थान पर जाके जम जाती है, संघनन होती है और वहाँ से बनती है। इन चट्टानों में कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, जैसे ही टूटती है वैसी वैसे जाके वहाँ जाके जम जाती है। इन्हें खंड चट्टानें भी कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे बालू पत्थर, शैल, ब्रेशिया, मतलब कोणीय खंडों से बनी हुई चट्टानें को ब्रेशिया कहते हैं। पिंडशिला मतलब गोल खंडों से बनी चट्टानें। तो इस तरह की बहुत सारी चट्टानें होती हैं जो यांत्रिक रूप से निर्मित चट्टानें होती हैं। तो जैविक रूप से निर्मित चट्टानों की बात करें, क्या जैविक रूप से निर्मित चट्टानों की बात करें तो इन चट्टानों में क्या जैव पदार्थों की मात्रा अधिक पाई जाती है। क्या इन चट्टानों में जैव पदार्थों की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। ये चट्टानें भी 2 प्रकार की होती है। इन चट्टानों में क्या जैव पदार्थों की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है और ये चट्टानें भी क्या 2 प्रकार की होती है। एक तो कार्बनयुक्त चट्टानें और एक चूनायुक्त चट्टानें। क्या क्या एक तो कार्बनयुक्त चट्टानें होती है और एक चूनायुक्त चट्टानें होती है। कार्बनयुक्त चट्टानों की बात करते हैं, इन चट्टानों में पेड़ पौधों के अवशेष अधिक पाए जाते हैं। क्या इन चट्टानों में पेड़ पौधों के अवशेष ज़्यादा पाए जाते हैं। इन चट्टानों में कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है। इस जैसे कि हमारे कोयला है तो उसकी बात करें तो कार्बनिक चट्टानों की बात करें, इन चट्टानों में पेड़ पौधे के अवशेष अधिक पाए जाते हैं और इन चट्टानों में कार्बन की मात्रा भी अधिक होती है, जैसे कि हमारे कोयला। चूनायुक्त चट्टानों की बात करें, इन चट्टानों में जीव जंतुओं के अवशेष पाए जाते हैं। कार्बनिक चट्टानों में पेड़ पौधों के और चूनायुक्त चट्टानों में जीव जंतुओं के अवशेष पाए जाते हैं। तो इनमें कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा अधिक होती है। इनमें क्या होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा ज़्यादा होती है, जैसे कि हमारा चूना पत्थर और डोलोमाइट। चूना पत्थर डोलोमाइट है, उसकी बात करें तो चूनायुक्त चट्टानें। तो जैविक रूप से निर्मित चट्टानें 2 प्रकार की है, कार्बनिक चट्टानें और चूनायुक्त चट्टानें। अब आता है रासायनिक रूप से निर्मित चट्टानों की। क्या रासायनिक रूप से निर्मित चट्टानों की बात करें तो इस प्रकार के चट्टान का निर्माण तब होता है जब पहले से स्थित चट्टान पर जल बह कर जाता है। पहले से कोई स्थित चट्टान है उस पर जल बह के चला जाता है तो अपने साथ जल में क्या घुलनशील तत्वों को भी साथ में ले जाता है। जो चट्टान के अंदर जो भी घुलनशील तत्व होते हैं उन सभी घुलनशील तत्वों को अपने अंदर पानी के अंदर घोल लेता है और अपने अंदर घोल के आगे ले जाता है। जो क्या करता है, जो किसी जल राशि में तल में जाकर जमा हो जाता है और वहां से अवसादी चट्टानों का निर्माण कर देता है। कई बार क्या होता है कई बार जल राशि के जल के वाष्पीकृत होने के बाद, कई बार जल राशि का जल है पहले तो जमा हो गया लेकिन आखिर में क्या होता है वाष्पीकृत हो जाता है वो जल। क्या तो वाष्पीकृत हो जाता है, तो वाष्पीकृत होने के बाद ये चट्टानें सतह पर नजर आने लगती है। इन्हें क्या कहते हैं, वाष्पीकृत चट्टानें भी कहते हैं। जिसमें चर्ट, हेलाइट, जिप्सम, चूना पत्थर, डोलोमाइट, इस तरह की चट्टानें तो वही है। तो जल का वाष्पीकरण हो जाएगा और यहाँ पर चट्टानें बन जाती है, तो वही है। आप वैसे समझ गए होंगे। फिर आता निर्माण के आधार पर चट्टानों के प्रकार। क्या निर्माण के साधन के आधार पर, एक तो हमारे जल के द्वारा निर्मित हो, वायु के द्वारा, हिमनद के द्वारा, तो किस किस तरह से निर्मित हो रही है उनके आधार पर चट्टानों के प्रकार देखेंगे। निर्माण के साधन के आधार पर चट्टानों के प्रकार कौन कौन से हैं। पहला जल के द्वारा निर्मित चट्टानें, तो वे चट्टानें जो जल की अपक्षयकारी अपरदनकारी गतिविधियाँ होती है उनके द्वारा खंडों को निक्षेपित होने से बनती है। तो वो चट्टानें जो जल की जो अपक्षयकारी और अपरदनकारी गतिविधियाँ होती है, अपक्षयकारी और अपरदनकारी जो गतिविधियाँ होती है उन गतिविधियों द्वारा खंडों के निक्षेपित होने से बनती है, उन्हें जल द्वारा निर्मित चट्टानें कहते हैं। क्या उन्हें क्या कहते हैं, जल द्वारा निर्मित चट्टानें कहते हैं। जैसे हमारे चर्ट, हेलाइट, जिप्सम, जैसे कि हमारे उदाहरण क्या चर्ट, हेलाइट, जिप्सम, ये चट्टानें क्या नदीकृत, झीलकृत, समुद्रकृत, ये कैसी भी हो सकती है। क्यों, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, जल द्वारा निर्मित चट्टानों की बात कर रहे हैं।
तो ये नदीकृत भी हो सकती है, झीलकृत भी हो सकती है, समुद्रकृत भी हो सकती है। तो चर्ट, हेलाइट और जिप्सम इसके उदाहरण है। अब आता वायु द्वारा निर्मित चट्टानें। तो वायु की अपर्दन निक्षेपण गतिविधियों से बनने वाली जो चट्टानें हैं इनको वायु द्वारा निर्मित चट्टानें कहते हैं। क्या हमारे जो वायु की अपर्दन और निक्षेपण गतिविधियों से बनने वाली जो चट्टानें हैं उनको वायु द्वारा निर्मित चट्टानें कहते हैं। जैसे हमारे लोयस की चट्टानें, लोयस पठार वैसे भी वायु के द्वारा निर्मित पठारों को लोयस पठार कहेंगे। अब आता है हिमनद द्वारा निर्मित चट्टानें। क्या हिमनद द्वारा निर्मित चट्टानों की बात करते हैं। हिमनद की अपर्दन और निक्षेपण गतिविधियों से बनने वाली चट्टानों को हिमनद द्वारा निर्मित चट्टानें कहते हैं। क्या हिमनद की अपर्दन और जो निक्षेपण गतिविधियां इनसे बनने वाली जो चट्टानें हैं इनको हिमनद द्वारा निर्मित चट्टानें कहते हैं। जैसे हिमोड, मोरेंस, क्या मोरेंस या हिमोड कहेंगे। तो हिमनद की बात करते हैं, हिमनद द्वारा निर्मित चट्टानें हिमनद की अपर्दन या निक्षेपण गतिविधि से बनने वाली चट्टानों को हिमनद द्वारा निर्मित चट्टानें मोरेंस। बात करें अवसादी चट्टानों का उपयोग की। चूना पत्थर का उपयोग लौह इस्पात अवसादी चट्टानों के उपयोग की बात करें तो चूना पत्थर वाली चट्टानें होते हैं जिसमें जीव ज़्यादा होते हैं। तो चूना पत्थर का उपयोग लौह इस्पात उद्योग, चौक और सीमेंट में किया जाता है। क्या सीमेंट में, चौक में और जो हमारे लौह इस्पात उद्योग है इसमें हमारे चूना पत्थर का उपयोग किया जाता है। आपको तो ये तो पता ही है कि चूना भी पत्थर भी दो तरह का होता है, एक तो सीमेंट ग्रेड और एक स्टील ग्रेड। क्या सीमेंट ग्रेड और स्टील ग्रेड दो प्रकार का चूना पत्थर होता है। जो हमारा सीमेंट ग्रेड होता है ये तो राजस्थान में चित्तौड़गढ़ वाले एरिया में पाया जाता है, और स्टील ग्रेड हमारे इधर पाया जाता है। स्टील ग्रेड हमारे जो जैसलमेर बाड़मेर वाला एरिया है उस एरिया में पाया जाता है। जिप्सम का उपयोग सीमेंट और उर्वरक उद्योग में किया जाता है। जिप्सम मृदा की लवणीयता और क्षारीयता को कम कर देता है। जिप्सम क्या करता है, मृदा की लवणीयता और क्षारीयता इन दोनों को कम करने में सहायता करता है। बात करें जो रॉक साल्ट और हेलाइट इनका उपयोग रासायनिक उद्योग में किया जाता है। रॉक साल्ट और जो हेलाइट है इसका उपयोग क्या रासायनिक उद्योग में किया जाता है। अवसादी चट्टानों में कोयले, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधन पाए जाते हैं। जो अवसादी चट्टान है तो अवसादी चट्टान में कोयले, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधन भी पाए जाते हैं, ये भी याद रखेंगे। अवसादी चट्टानों में क्या खनिज भी पाए जाते हैं। क्या होता है, अवसादी चट्टानों में खनिज भी पाए जाते हैं। तो हमने आग्नेय चट्टानें देखी, अवसादी चट्टानें देखी। अब देखेंगे हम कायांतरित चट्टानें, जिन्हें रूपांतरित चट्टानें या मेटामॉर्फिक रॉक भी कहते हैं। जब पहले से स्थित चट्टानों के स्वरूप में परिवर्तन होता है, मतलब पहले से कुछ चट्टानें हैं, कहीं नहीं जा रही, वहीं की वहीं है, लेकिन क्या है समय के साथ उसमें कुछ परिवर्तन होने लगता है। क्या समय के साथ उसमें परिवर्तन होने लगता है तो मेटामॉर्फिक रॉक बनती है। तो कायांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। और कायांतरण क्या तापमान और दाब के कारण होता है। कायांतरण क्या ताप और दाब के कारण होता है। कायांतरण के दौरान चट्टानों में खनिज का पुनः संगठन और पुनः क्रिस्टलन होता है। क्या कायांतरण के दौरान क्या चट्टानों में खनिजों का पुनः संगठन और पुनः क्रिस्टलीकरण होता है। कायांतरण की प्रक्रिया किस तरह होती है वो देख लेते हैं। कायांतरण की प्रक्रिया हमारी 3 तरह से बांट करके देखते हैं। गतिशील, उष्मीय और जलीय कायांतरण। गतिशील का मतलब एक जगह से दूसरी जगह आने से, उष्मीय का मतलब संपर्क में होने से, प्रादेशिक की वजह से, जलीय कायांतरण मतलब जलीय उष्मीय हो सकता है, जलीय रासायनिक हो सकता है। तो इन सबको देख लेते हैं। पहला था गतिशील कायांतरण। गतिशील कायांतरण का मतलब देखें, इस प्रकार के कायांतरण के दौरान क्या होता है, पहले से जो चट्टानें स्थित होती है उन चट्टानों में पाए जाने वाले खनिज पुनः संगठित हो जाते हैं। तो पहले से कुछ चट्टानें स्थित है तो उन चट्टानों में जो खनिज होते हैं समय के साथ वो पुनः संगठित हो जाते हैं, और इस प्रक्रिया के दौरान कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। इस प्रक्रिया के दौरान क्या होता है, कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। इस कायांतरण की प्रक्रिया में मुख्यतः क्या दाब प्रभावित होता है। इस कायांतरण की प्रक्रिया में क्या होता है, मुख्यतः दाब प्रभावित होता है। मतलब प्रभावित का मतलब ज़्यादा प्रभाव डालता दाब। फिर आता उष्मीय कायांतरण। इस प्रकार के कायांतरण के दौरान चट्टानों में स्थित खनिजों का पुनः क्रिस्टलीकरण हो जाता है। चट्टानों में स्थित जो खनिज है तो उनका पुनः क्रिस्टलीकरण हो जाता है। और इस रूपांतरण या कायांतरण में खनिजों में रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। जो खनिज होते हैं उनमें क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। और ये कायांतरण मुख्यतः तापमान के कारण होता है। जो ये परिवर्तन हुआ है, ये परिवर्तन किस वजह से होता है, तापमान के कारण होता है। और ये कायांतरण में 2 प्रकार का होता है। जो रासायनिक परिवर्तन हुआ है ये कायांतरण में क्या 2 प्रकार का होता है। एक तो संपर्क कायांतरण मतलब कॉन्टेक्ट वाला, और एक प्रादेशिक कायांतरण मतलब ओरिजिनल। संपर्क कायांतरण की बात करें, जब कायांतरण की प्रक्रिया किसी चट्टान के गर्म मैग्मा या लावा के संपर्क में आने से होती है।
क्या कायांतरण की प्रक्रिया क्या है? किसी चट्टान की गर्म मैग्मा या लावा के संपर्क में आने से होती है, तो इसे संपर्क कायांतरण कहेंगे। तो क्योंकि यह परिवर्तन किस वजह से हुआ है? संपर्क की वजह से हुआ है, इसे संपर्क कायांतरण कहेंगे। प्रादेशिक कायांतरण की बात करें, जब किसी चट्टान में कायांतरण किसी विशेष प्रदेश में होने के कारण होता है। तो कायांतरण क्या हुआ? क्योंकि वो वाली चट्टान किसी विशेष प्रदेश में है, इस वजह से ये परिवर्तन हुआ है, तो उसे प्रादेशिक कायांतरण कहेंगे। इस प्रकार का कायांतरण सामान्यतः प्लेट किनारों पे होता है। जो प्लेट टेक्टोनिक गतिविधियाँ होती है, उसमें जो प्लेट किनारे होते हैं, उन प्लेट किनारों पे ये वाली गतिविधियाँ सबसे ज़्यादा होती है। तो ये वाली गतिविधियाँ वहीं पे सबसे ज़्यादा होती है। तो आगे देखें, जलीय कायांतरण या मेटामॉर्फोसिस। क्या जलीय कायांतरण की बात करें, जब कायांतरण की प्रक्रिया जल में होती है तो उसे जलीय कायांतरण कहते हैं। जब कायांतरण की प्रक्रिया क्या है? जल में होती है, तो उसे जलीय कायांतरण कहते हैं। ये कायांतरण क्या दो प्रकार का होता है? ये कायांतरण क्या दो प्रकार का होता है? जलीय कायांतरण क्या दो प्रकार का होता है? हाइड्रोमेटामॉर्फोसिस, तो जलीय कायांतरण दो प्रकार का होता है। एक जलीय उष्मीय कायांतरण, दूसरा होता है जलीय रासायनिक कायांतरण। जब जल के उच्च तापमान के कारण जल में स्थित चट्टानों के स्वरूप में परिवर्तन होता है। या जल के उच्च तापमान के कारण क्या होता है? जल में स्थित चट्टानों के स्वरूप में परिवर्तन होता है, तो उसे जलीय उष्मीय कायांतरण कहते हैं। और जलीय रासायनिक कायांतरण की बात करें, तो जब किसी जल राशि में रासायनिक तत्वों की मात्रा ज़्यादा होती है। जब क्या होता है? किसी जल राशि में रासायनिक तत्वों की मात्रा ज़्यादा होती है, तो रासायनिक तत्व जल में स्थित चट्टानों के साथ क्रिया करने लगते हैं। क्या कहते हैं? जल में स्थित जो जल में स्थित चट्टानों के साथ क्रिया करने लगते हैं, जिससे जलीय रासायनिक कायांतरण होता है। जिससे क्या जलीय रासायनिक कायांतरण होता है, जलीय रासायनिक कायांतरण कहेंगे इसको। आगे देखें, कायांतरित चट्टानों के प्रकार। कायांतरित चट्टानें कितने प्रकार की होती है? एक तो हमारे फोल्डेड मतलब पत्रित, मतलब अवसादी चट्टानें, जैसे हमारे स्लेट, फाइलाइट, सिस्ट और नीस। तो बदलते 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 क्या होता है? कायांतरित चट्टानों में बदल जाती है। जब कायांतरण के दौरान चट्टानों में स्थित खनिज रेखांकित रूप से व्यवस्थित हो जाते हैं। क्या पहले तो इधर उधर होते, लेकिन बाद में क्या रेखांकित रूप से व्यवस्थित हो जाते हैं, तो उससे क्या पत्रित चट्टानों का निर्माण होता है। जैसे हमारा स्लेट, फाइलाइट, सिस्ट। क्या स्लेट, फाइलाइट, सिस्ट, इन चट्टानों का निर्माण होता है। तो आप देख सकते हैं कि कायांतरण के दौरान क्या होता है? चट्टानों में स्थित जो खनिज पदार्थ होते हैं वो रेखांकित रूप से व्यवस्थित हो जाएंगे। चित्र में भी देखेंगे आप, जब पत्रण अधिक होता है तो खनिजों का पृथक समूह हो जाता है, जिससे चट्टान में गहरी और हल्की पट्टियों का निर्माण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? बैंडेड चट्टाने भी कहते हैं। ये थोड़ा सा गलती हो गई है यहाँ पे, निर्माण है ये निर्माण है, ये बैंडेड है, तो ये तो आप समझ सकते हैं। फिर आता है अपत्रित चट्टाने। क्या होता है? अपत्रित चट्टाने, नॉन फोल्डेड चट्टाने। जब कायांतरण के दौरान खनिज रेखांकित रूप से व्यवस्थित नहीं हो पाते, अर्थात क्या है? खनिज क्या रेखांकित रूप से व्यवस्थित नहीं हो पाते, तो उन्हें अपत्रित चट्टानों का निर्माण होता है। तो क्या होता है? अपत्रित चट्टानों का निर्माण होता है, जैसे हमारा संगमरमर या मार्बल। तो जैसे हमारा संगमरमर या मार्बल कहेंगे। अब हम देखेंगे कायांतरित चट्टानों का निर्माण किससे हो रहा है। मतलब आग्नेय चट्टानों से यदि कायांतरित चट्टानों का निर्माण हो रहा है, अवसादी चट्टानों से कायांतरित चट्टानों का निर्माण हो रहा है, या कायांतरित चट्टानों से दूसरी कायांतरित चट्टानों का निर्माण हो रहा है, कई बार आ जाता है, तो आपको बताना। ग्रेनाइट से नीस बनता है, या फिर बेसाल्ट से एम्फीबोलाइट बनता है। ये आग्नेय से कायांतरित चट्टानों का निर्माण है। दूसरा, अवसादी से कायांतरित चट्टानों का निर्माण कैसे होता है? चूना पत्थर से संगमरमर बनता है, शेल से स्लेट बनती है, कोयला से ग्रेफाइट, बालू पत्थर से क्वार्ट्जाइट बनती है। आप इसे भी याद रखेंगे। फिर कायांतरित की बात करें, कायांतरित चट्टानों की बात करें, तो स्लेट से फाइलाइट बनती है, फाइलाइट से सिस्ट बनती है, सिस्ट से नीस बनती है। तो हमारे कायांतरित चट्टानें, तो देखिए, कायांतरित चट्टानों के उपयोग की बात करें तो संगमरमर का उपयोग भवन निर्माण सामग्री और सजावट की सामग्री में किया जाता है। जो संगमरमर है, संगमरमर का उपयोग किसमें करते हैं? भवन निर्माण सामग्री और सजावट की सामग्री, इन सब में किया जाता है। स्लेट का उपयोग छत निर्माण में भी किया जाता है। स्लेट पत्थर का उपयोग किसमें किया जाता है? छत निर्माण में किया जाता है, छत बनाने में। ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल निर्माण में किया जाता है, पेंसिल बनाने में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है।
हीरे का उपयोग कांच काटने की फैक्ट्री और आभूषण निर्माण में किया जाता है। हीरे का उपयोग कांच काटने की फैक्ट्री और आभूषण निर्माण में किया जाता है। इन चट्टानों में खनिज और बहुमूल्य पत्थर पाए जाते हैं। इन चट्टानों में क्या खनिज और बहुमूल्य पत्थर पाए जाते हैं। फिर आता है हमारा शैल चक्र। शैल चक्र की बात करते हैं, रॉक साइकिल। तो चट्टानें निरंतर अपने स्वरूप में परिवर्तन करती रहती है। चट्टानें का निरंतर अपने स्वरूप में परिवर्तन करती रहती है। चट्टानों के एक प्रकार से दूसरे प्रकार में परिवर्तन होने को शैल चक्र कहते हैं। क्या शैल चक्र किसे कहते हैं? चट्टानें निरंतर अपने स्वरूप में परिवर्तन करती रहती है तथा चट्टानों के एक प्रकार से दूसरे प्रकार में परिवर्तन होने से शैल चक्र बनता है। पहला आता है आग्नेय, फिर होता है अवसादी, फिर होता है कायांतरित। आग्नेय से के कायांतरण से कायांतरित और कायांतरित की गलन से हमारे आग्नेय बनता है। आग्नेय के गलन से हमारे अवसादी और अवसादी के शिलीभवन से हमारे आग्नेय बनता है। और कायांतरित के शिलीभवन से अवसादी और अवसादी के कायांतरण से कायांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? रॉक साइकिल या शैल चक्र कहते हैं। बात करें शैल चक्र की, तो शैल चक्र आग्नेय चट्टानों से प्रारंभ होता है। आग्नेय चट्टानें शिलीभवन की प्रक्रिया के द्वारा अवसादी चट्टानों में परिवर्तित होती है तथा कायांतरण के द्वारा ये चट्टानें कायांतरित चट्टानों में परिवर्तित होती है। जैसे कि हमारी नीस चट्टानें होती है, उनके बारे में कहते हैं। अवसादी चट्टानें पिघलने के बाद आग्नेय चट्टानों में परिवर्तित होती है। अवसादी चट्टानें क्या पिघलने के बाद आग्नेय चट्टानों में परिवर्तित होती है। ये चट्टानें कायांतरण की प्रक्रिया के द्वारा कायांतरित चट्टानों में परिवर्तित होती है। ये चट्टानें क्या कायांतरण की प्रक्रिया के द्वारा कायांतरित चट्टानों में परिवर्तित होती है। उदाहरण की बात करें तो चूना पत्थर से संगमरमर बनते हैं, उनकी बात करें तो अवसादी चट्टानें पिघलने के बाद आग्नेय चट्टानों में परिवर्तित होती है और ये चट्टानें कायांतरण की प्रक्रिया के द्वारा कायांतरित चट्टानों में परिवर्तित होती है। फिर कायांतरित चट्टानें पिघलने के बाद आग्नेय चट्टानों में और शिलीभवन की प्रक्रिया के बाद अवसादी चट्टानों में परिवर्तित होती है। कायांतरित चट्टानों का ही कायांतरित हो जाती है। कायांतरित चट्टानों का ही कायांतरण हो जाता है, जैसे हमारा फाइलाइट, तो हमने इसको देखा था। तो इस तरह से आज हमने चट्टानों के बारे में देखा। तीनों प्रकार की चट्टानें, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित प्रकार की चट्टानों के बारे में देखा। तो इसके बारे में सब कुछ जानने की कोशिश की एक ही वीडियो के अंदर। तो इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने यदि कोई सुझाव हो कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बताएं। धन्यवाद।